नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो पृथ्वी की बाह्य संरचना है, जो उसके अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ रहे थे आग्नेय चट्टान, उसी की जो थोड़ी आगे जो बचा हुआ था आग्नेय चट्टानी पिंड, ये दोस्तों आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ही आते हैं। आग्नेय चट्टानी पिंड, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है कि आग्नेय चट्टानी पिंड क्या कहलाते हैं। दोस्तों, आग्नेय चट्टानी पिंड मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस ठोस रूप धारण कर लेता है। मैग्मा मतलब दोस्तों लावा, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, जो पदार्थ निकलता हुआ है, गर्म पदार्थ निकलता है, वह जब ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे आग्नेय चट्टानी पिंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका नामकरण किस आधार पर किया जाता है। इनका जो नामकरण है, जो आग्नेय चट्टानी पिंड है, इनका नामकरण किस आधार पर किया जाता है। तो इनके आकार, इनके जैसा आकार होता है, रूप मतलब काले हैं, भूरे हैं, पीले हैं, किस कलर के हैं, स्थिति कहाँ पाए जाती हैं, और आसपास पाई जाने वाली चट्टानों की, उनके आसपास किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, उनके आधार पर इनका नाम रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए अधिकांश चट्टानी पिंड जो हैं, जो अधिकांश चट्टान मतलब बहुत ज़्यादा चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान से बनते हैं। दोस्तों, अंतर्वेदी जो शब्द है, इसे हमने लाल रंग से भी किया हुआ है। ये अंतर्वेदी का मतलब होता है, मान लीजिए जैसे जल की दो धाराएं जा रही, मान लीजिए दो जल की धारा जा रही हैं या दो नदियां हैं, तो उनके बीच में चट्टान, समझ रहे हैं। मान दोनों तरफ जल हो और उसके बीच में चट्टान हो, समझ गए वैसा, तो ये उस तरह की चट्टान होती है, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान से बनती है। ठीक है, अब देखिए इनका रूपांतरण। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि जो आग्नेय चट्टानी है, मतलब जो आग्नेय चट्टान बस नहीं, इसमें सब है जो चट्टान है, जैसे आग्नेय, अपसादी और कायांतरित चट्टान है, तो जो मुख्य चट्टान है उनका रूपांतरण। रूपांतरण से हमारा मतलब दोस्तों कि मान लीजिए जैसे कोई भी चट्टान है तो उसका किस रूप में परिवर्तित करके उसका यूज किया जाता है, कैसे परिवर्तित करके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ग्रेनाइट, दोस्तों जो ग्रेनाइट चट्टान है उसका नीस में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, बेसाल्ट उसका सिस्ट में, सेल, स्लेट, स्लेट से आप दोस्तों परिचित है। स्लेट जो छोटे बच्चों को स्लेट बत्ती दी जाती है, वही जो स्लेट है, तो वो सेल चट्टान से बनता है। सेल चट्टान को स्लेट में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, साइनाइट को साइनाइट नीस में परिवर्तित किया जाता है, और बलुआ पत्थर को क्वार्टजाइट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बलुआ पत्थर को क्वार्टजाइट में परिवर्तित किया जाता है। ये आप 10th क्लास में ही पढ़े होंगे, जो हमारा MP बोर्ड है तो उसमें 10th क्लास के साइंस में भी था, बलुआ पत्थर को क्वार्टजाइट में। और ये तो आप जानते ही हैं, चूना पत्थर को संगमरमर, संगमरमर से आप भली भांति परिचित है। जो हमारा ताजमहल है, जो कि आगरा में स्थित है, जो कि विश्व के 7 अजूबों में से है, वो संगमरमर से ही बना हुआ है। ठीक है, तो वो चूना पत्थर का है, जो संगमरमर है वो चूना पत्थर की चट्टान से बना हुआ है, उसका रूपांतरित रूप है। ठीक है, अब देखिए आग्नेय चट्टानी पिंड को कई भागों में बांटा गया है। कई भागों में से हमारा मतलब है दोस्तों कि एक मतलब 2-3 भाग नहीं है, 7, 8, 10 भाग, मतलब कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि बैथोलिथ, दूसरा स्टॉक, तीसरा लेकोलिथ, चौथा लेपोलिथ, पांचवा फैकोलिथ, छठवां सिल और सातवां डाइक। दोस्तों ये जो जैसे लेपोलिथ, फैकोलिथ है, ये नाम सुनकर आपको हंसी आ रही होगी कि अजीब का मतलब अजीब जैसे नाम है, ये बहुत अजीब है, लेकिन मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं दोस्तों कि ये ही इंपॉर्टेंट है। ये कोई हंसी मजाक के नाम नहीं है, हम ध्यान नहीं देते हैं इनको, हंसी मजाक के चलते हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में पेपर में यही पूछ देता है और हमसे नहीं बनते हैं। तो बता दूं कि जो बैथोलिथ है, स्टॉक है, लेपोलिथ है और फैकोलिथ, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम थोड़ी विस्तार से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा, ये सब आग्नेय चट्टानी पिंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये जो साइड में आप जो देख रहे हैं, ये साइड में जो मतलब ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये बैकोलिथ चट्टान है। कौन सी चट्टानी पिंड है, ये बैकोलिथ चट्टानी पिंड है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये हालांकि ये जो पूरे चट्टानी पिंड है, ये सब ज्वालामुखी जब ठंडा होकर उसका जब लावा ठंडा हो जाता है उससे निर्मित होते हैं, तो बैथोलिथ चट्टान इस तरह बन जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो बैथोलिथ चट्टानी पिंड हैं, जो हमने बताया कि जो मुख्य 4 हैं उनके बारे में जानेंगे, तो हम बैकोलिथ के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, सॉरी बैथोलिथ के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान पिंड है, सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। यह अंतर्वेदी चट्टानों से बना, अंतर्वेदी हम मतलब समझा चुके हैं, यह अंतर्वेदी चट्टानों से बना है। ठीक है, यह पाताल में पाए जाने वाला पिंड है। पाताल से हमारा मतलब दोस्तों है कि जमीन के अंदर बहुत अधिक गहराई पर, जमीन के अंदर बहुत अधिक गहराई पर पाए जाने वाला पिंड है। ठीक है, अब देखिए यह गुंबद नुमा पिंड है। गुंबद नुमा से तात्पर्य दोस्तों एक ढाल जैसे, गुंबद से हमारा तात्पर्य क्या है, ढाल, मतलब है आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई फुटबॉल है, फुटबॉल को आप आधा काट दीजिए, जो उसके 2 भाग हो गए वो गुंबद के समान संरचना बनाती। ठीक है, और अगर आपको इसको
किसी इमारत से कुछ से समझना हो तो ताजमहल इसका सबसे अच्छी उदाहरण है। जो उसके ऊपर रखा हुआ है, जो उसकी ढाल बनी हुई गोल का आधे मतलब आधे वृत्त जैसे, वही वो गुंबदनुमा, ठीक है। तो गुंबदनुमा जैसी ये पिंड है। इसके किनारे कैसे होते हैं? इसके किनारे खड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यह मूलतः ग्रेनाइट से बना है, ग्रेनाइट चट्टान से बना है। ये किससे बना हुआ है? मतलब ये जो बैथुलिक चट्टानी पिंड है, ये ग्रेनाइट चट्टानों से बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके मुख्य उदाहरण, मतलब जो बैथुलिक चट्टानी पिंड है, इसके मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, इसके मुख्य उदाहरण, ये दो मुख्य उदाहरण हैं। एक इदाहो बैथुलित जो कि अमेरिका में है, या दोनों नाम याद रखिएगा दोस्तों, एक है इदाहो बैथुलित अमेरिका में, और दूसरा है कोस्ट रेंज बैथुलित जो कि कनाडा में है। जो इदाहो बैथुलित है वो 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक एरिया में पाया जाता है, और जो कोस्ट रेंज बैथुलित है ये इदाहो से भी बड़ा है, मतलब वो 40,000 से अधिक एरिया में है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मतलब 50,000 से भी अधिक एरिया में, समझ रहे हैं। तो जो इदाहो बैथुलित है वो अमेरिका में, और जो कोस्ट रेंज बैथुलित है वो कनाडा में। अमेरिका कनाडा दोनों उत्तरी अमेरिका के देश है, ठीक है। अब देखिए, फैकोलिथ। अब फैकोलिथ में आते हैं कि फैकोलिथ किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों, जब मैग्मा, वही लावा, लहर समान आकृति बना लेते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक फैकोलिथ और एक अभी यहाँ पास आपको मिलेगा एक और लेपोलिथ करके। दोनों में फ़र्क मैं समझा देता हूँ। जब मैग्मा, वही लावा, लहर समान आकृति मतलब ठंडा होकर लहर की जैसे, लहर की आकृति कैसे होती है? जैसे सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उसी तरह लहर समान आकृति में जमता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। अब आते हैं लेपोलिथ। देखिए, जब मैग्मा जमकर तस्तरी जैसे बना लेती है आकृति, कैसे? देखिए, जब मैग्मा जमकर लहर जैसे आकृति बना लेती है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। और जब मैग्मा जमकर तस्तरी देखिए ना आप, जो उसकी लंबाई वाले दोनों भाग होते हैं वो एक समान होते हैं, और जो चौड़ाई वाले भाग होते हैं वो हल्का दबे हुए होते हैं, तो वही तस्तरी जैसे आकृति ग्रहण कर लेते हैं तो उसे लेपोलिथ कहते हैं, ठीक है। इस तरह के पिंड कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो इस तरह के पिंड दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। जो लाल, मतलब लाल कलर से जो रंग दिए शब्द लिखे हुए हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, उन पर आप एक बार गौर जरूर कीजिएगा। तो इस तरह के पिंड, मतलब ये जो लेपोलिथ पिंड है जो तस्तरी समान संरचना बनाते हैं, ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम स्टॉक में, कि स्टॉक क्या है दोस्तों। फैकोलिथ और लेपोलिथ ये दोनों एक जैसे हैं। जो मैग्मा के लहर जैसे सामान बना लेते हैं उनको फैकोलिथ कहते हैं, जो तस्तरी जैसे बना लेते हैं उनको लेपोलिथ कहते हैं। और ये जो स्टॉक हैं, ये जो आप पीछे पढ़ चुके बैथुलिथ, ये उसी का है। तो जो बड़ी चट्टानी पिंड होती हैं उनको बैथुलिथ कहते हैं। अब देखिए, जो छोटे आकार के, जो बड़ी चट्टानी होती है उनको बैथुलिथ कह देते हैं, और जो छोटे आकार के बैथुलिथ होते हैं उनको स्टॉक कहते हैं, ठीक है। इनका भी ऊपरी भाग कैसा होता है? चूंकि ये उसी के भाग होते हैं, उन्हीं का छोटा स्वरूप होता है, तो ये क्या होते हैं? ये भी गोलाकार गुंबद जैसे होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इस पिंड का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। जो बड़ी चट्टानें होती हैं जिन्हें बैथुलिथ कहते हैं, वो 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक एरिया में पाई जाती हैं। और स्टॉक जो कि छोटे बैथुलिथ होते हैं, ये इनका जो विस्तार है वो कितना होता है? 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आते हैं, देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी की बाह्य संरचना के अंतर्गत जो हम टॉपिक बताए थे, जैसे चट्टान, ज्वालामुखी और भूकंप, ये सब तो हमने चट्टान के बारे में पढ़ लिया, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है ज्वालामुखी, हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वह प्राकृतिक छेद, ज्वालामुखी एक प्रकार का छेद होता है। कैसा छेद होता है दोस्तों? कि जिससे पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, मतलब पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो भी द्रव अवस्था में रहता है, जैसे लावा, भाप व अन्य गैसी जो गैसें होती हैं, वो सब क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब ज्वालामुखी को आप ऐसे बोल सकते हैं कि वह है प्राकृतिक छेद या दरार जिससे पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, लावा, भाप व अन्य गैसें बाहर निकलती हैं, उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो दूसरा पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है, मैं बताता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो लावा गैसी अवस्था में रहता है। गैसी अवस्था से हमारा तात्पर्य दोस्तों, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। चूँकि लावा भी एक आग है, जलती अवस्था में रहती, तो आप गौर करिए कि जब आग जलती है तो उससे छोटे छोटे जो कण निकलते हुए, जिन्हें हम राख भी कहते हैं, वो हवा में उड़ते रहते हैं, वो हल्का जलते हुए रहती हैं, बाद में वो तुरंत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसी तरह इसमें भी जो कण हवा में बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, छोटे छोटे, वो जलते जलते हवा में उड़ते रहते हैं। चूँकि आकार में छोटे होते हैं, इसलिए हवा के संपर्क में जल्दी ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि लावा में जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, जो हवा के संपर्क में आते हैं और आने के बाद जल्दी ठंडे होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सिंडर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए,
अब आते हैं ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसमें देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी से जितनी भी लावा निकलती है उसमें जो गैस है उपस्थित होती है। चूँकि वो आग है, उसमें आग जल रही तो गैस तो निकलेगी, गर्म है वो, तो जो गैस निकलती है तो गैस में अधिकांश मात्रा में भाप या उसी को वाष्प भी कहते हैं वो पाई जाती है। वाष्प मतलब दोस्तों, वाष्प एक पानी का रूप है जो गर्म करने पर, पानी को जब गर्म करते हैं तो वो वाष्प बदल जाती है और ठंडा करने पर वो क्या हो जाता है, वापस पानी बदल जाती है। ठीक है, तो वही है, वाष्प में सबसे अधिक मात्रा होती है, गैस में वाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। लावा निकलने के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। मतलब लावा निकलने के आधार पर मतलब दोस्तों ज्वालामुखी को विस्फोट के आधार पर, मतलब इसमें कि किस में कितना विस्फोट होता है, किसी में मान लीजिए 2 साल में 2 बार विस्फोट हो गया, किसी में 2 साल में 1 बार विस्फोट होता है, किसी में 2 साल में विस्फोट ही नहीं होता। इस आधार पर लावा निकलने के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, देखिए वही है उद्गार, मतलब वही उसके विस्फोट के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, नाम से स्पष्ट है। ठीक है, सक्रिय मतलब जिसमें हमेशा विस्फोट होते रहते हैं। दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। प्रसुप्त दोस्तों ऐसा है जिसमें अभी तक विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। ठीक है, तीसरा है शांत ज्वालामुखी, एक्सटेंस्ड वोल्केनो। इसका दोस्तों ये मतलब है, शांत ज्वालामुखी नाम से ही स्पष्ट है कि अभी तक इसमें कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है और वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कभी भी विस्फोट आगे नहीं होगा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी विस्तार से जानते हैं। उससे पहले हम थोड़ी देख लेते हैं कि तीनों ज्वालामुखी दिखते कैसे हैं। ठीक है, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। ये जो पहला डायग्राम है दोस्तों, जिसके ऊपर सक्रिय लिखा हुआ है, उसके नीचे मतलब उसके ऊपर तीर का निशान नीचे की ओर बना हुआ है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों ये जो डायग्राम है ये सबसे ज़्यादा सक्रिय, मतलब जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में जो उनके पिंड होते, जो मतलब ज्वालामुखी के जो छेद होते जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, इसमें कई हैं। मतलब इतना जो एरिया है इसमें बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी के छेद हैं। आप ये देख भी सकते हैं इस क्षेत्र में, इससे हमेशा लावा निकलता रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, दूसरा देखिए, ये जो दूसरा डायग्राम है ये प्रसुप्त का। ठीक है, इसमें अभी तक कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है, लावा नहीं निकला है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कभी भी लावा निकल सकता है। ठीक है, ये जो तीसरा डायग्राम है ये शांत ज्वालामुखी का। वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें ना तो कभी अभी आज तक ना तो कभी इसमें लावा निकला है और ना ही आने वाले समय में कभी निकलेगा। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार। अब देखिए, इसमें ना निकलने का कारण मैं बताता हूँ दोस्तों, चूंकि ये बर्फीले इलाकों में पाई जाती हैं। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, चूंकि ज्वालामुखी है तो नीचे आग तो जल रही है, लेकिन ऊपर से इसके ऊपर बर्फ़ की चादर ओढ़ी रहती है। ठीक है, बर्फ़ की चादर पड़ी रहती है, वो भी बहुत मोटी, उसकी जो परत होती है बहुत ज़्यादा मोटी परत होती है बर्फ़ की। उसके कारण जब जब अगर मान लीजिए निकालने की कोशिश भी करती है तो बर्फ़ क्या होती है, उसे ठंडा देती है। ठीक है, तो वो वापस अपने स्थान पर चली जाती है और बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए ये शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में थोड़ी विस्तार से जानते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो वह ज्वालामुखी जिसमें उद्गार हमेशा होते रहते हैं या वही विस्फोट हमेशा होते रहते हैं, लावा हमेशा निकलता रहता है। ठीक है, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इनकी संख्या वर्तमान में 500 से भी अधिक है। ये जो संख्या दोस्तों बताई गई, ये किसी द्वीप या देश को लेकर नहीं बताई गई, पूरे विश्व को लेकर बताई गई है कि पूरे विश्व में इनकी संख्या 500 से भी अधिक है। ठीक है, इनमें से कुछ प्रमुख हैं, मतलब जो प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी वो कौन से हैं, वो है एटना व स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो कि इटली में है। ये दोनों ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी ये इटली में है। कौन कौन? एटना व स्ट्रोम्बोली। दोस्तों इसमें से जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है, इसके बारे में भी थोड़ी हम जानेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा है कोलिमा ज्वालामुखी जो कि मैक्सिको देश में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो इटली में है, जो कोलिमा ज्वालामुखी वो कहाँ है, मैक्सिको में। ठीक है, अब देखिए स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को थोड़ी समझते हैं। इसमें अभी तक 40 से भी ज़्यादा उद्गार हो चुके हैं, मतलब अभी तक इसमें 40 से भी ज़्यादा विस्फोट हो चुके हैं। इससे जो गैस निकलती वो हमेशा प्रकाशमान रहती। क्यों रहती दोस्तों मैं बताता हूँ। चूँकि देखिए ज्वालामुखी ये हमेशा इसमें मतलब इससे गैस निकलती रहती है, और चूँकि इसमें आग होती है, समझते हैं ना, लावा रहता है, आग रहती है, जिसके कारण चारों ओर क्या रहता है, प्रकाश फैला रहता है, और जिससे इसके आसपास के एरिया में भी क्या रहता है, आसपास का एरिया भी इससे प्रकाशित रहता है। चूँकि यह भूमध्य सागर के क्षेत्र के आसपास पाया जाता है, इसलिए वहाँ का क्षेत्र प्रकाशित रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि
कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी को कहते हैं, जिसमें अभी तक 40 से भी ज़्यादा बार विस्फोट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए जाते हैं दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ठीक है, तो देखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है। तो देखिए वैज्ञानिकों के अनुसार वह ज्वालामुखी जिसमें अभी तक कोई विस्फोट नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन उसकी स्थिति को देखते हुए वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। ठीक है, उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, मतलब विस्फोट नहीं हुआ है पर कभी भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे इस मतलब इसके जो मुख्य प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो वो है विसुवियस। कौन सा, याद रखिए दोस्तों, विसुवियस जो कि भूमध्य सागर के आसपास पाया जाता है। दूसरा है फ्यूजियामा जो कि जापान में, ये तो आपको नाम से याद रहेगा, फ्यूजियामा, इनके नाम ही अजीब होते हैं जापान वालों के, तो वही है फ्यूजियामा जो कि कहाँ है, जापान में। और तीसरा है मेयन जो कि फिलीपींस देश में। ठीक है दोस्तों, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो विसुवियस है वो भूमध्य सागर, फ्यूजियामा जापान और मेयन फिलीपींस। ठीक है, अब आते हैं शांत ज्वालामुखी कि ये किसे कहते हैं। तो वह ज्वालामुखी जिसमें अभी तक कोई विस्फोट नहीं हुआ है और वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें विस्फोट होगा भी नहीं, संभावना नहीं है विस्फोट होने की, उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इसके उदाहरण, इसके जो मुख्य उदाहरण है वो है कोह, सुल्तान व देमबंद जो कि कहाँ है, ईरान देश में। ये जो तीनों शांत ज्वालामुखी, ये तीनों कहाँ, ईरान में, कोह, सुल्तान व देमबंद। दूसरा पोपा जो कि म्यांमार देश में है, म्यांमार देश से हम परिचित हैं, ये हमारे भारत के उत्तर पश्चिमी देश है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है जो म्यांमार देश है, उसमें पोपा शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, तीसरा है किलीमंजारो जो कि अफ्रीका से हम परिचित हैं, वही साउथ अफ्रीका वही है। तो जो किलीमंजारो ज्वालामुखी है शांत, वो कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। हमने जो सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, उनके बारे में जान लिया। अब उनसे जो संबंधित टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, उन्हें मैंने इसलिए अलग से रखा हुआ है, उनके बारे में जानते। तो देखिए दोस्तों, अधिकांश सक्रिय जो ज्वालामुखी हैं वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाई जाती हैं। मतलब जो सक्रिय ज्वालामुखी है ठीक है पूरे देश में है, लेकिन अधिकांश मात्रा मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं जो प्रशांत महासागर है, जो सबसे बड़ा महासागर है, सातों में से सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, उसके तटीय भाग में, मतलब उसमें नहीं पाए जाते, उसके जो तटीय भाग हैं, उसके चारों जो तट हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय कहते हैं। परिमेखला से हमारा तात्पर्य दोस्तों, जो उसके चारों ओर जो मतलब सीमा रेखा बनती है पहाड़ों की या कोई भी स्थान की, ठीक है, उनमें जो ज्वालामुखी होती है वो क्या कहते हैं, उनको अग्निवलय कहते हैं। अग्निवलय दोस्तों, वलय को इंग्लिश में रिंग भी कहते हैं, वही है। तो अग्नि मतलब ये जलते हुए ज्वालामुखी, क्योंकि जलते रहते हैं, तो जलते हुए ज्वालामुखी ये चारों ओर गोल गोल संरचना बना लेते हैं, तो कैसे लगते हैं, आग की रिंग जैसे लगते हैं, आग की वलय जैसे लगते हैं, इसलिए इनकी परिमेखला को क्या कहते हैं, अग्नि वलय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी वो कहाँ है, अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर पाई जाती है। ठीक है, जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, अगर वो मतलब सागर की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के तट पर पाए जाते हैं, लेकिन अगर स्थान की बात की जाए कि द्वीप की बात की जाए कि कहाँ पाए जाते हैं, तो वो अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 7 महाद्वीप हैं उनमें से ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 7 महाद्वीप हैं उनमें से 6 महाद्वीप में ज्वालामुखी हैं, चाहे वो एक ही हो, लेकिन एक ऐसा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, पूरे विश्व का सबसे, ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम ये जान रहे हैं कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, फिर जानेंगे कि मतलब पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी सक्रिय मतलब सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, फिर उसके आगे जानेंगे कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। तो अभी हम जानते हैं कि पूरे विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है कोटापैक्सी ज्वालामुखी। याद रखिएगा, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कोटापैक्सी ज्वालामुखी है। दोस्तों ये थोड़े नाम अजीब होते हैं, इसलिए हम ये ध्यान नहीं देते हैं या पढ़ के हम भूल जाते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, जो होते तो सरल हैं लेकिन कोई या तो याद नहीं होते या तो कोई ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से पेपर में नहीं बन पाते। तो याद रखिएगा, जो सबसे ऊँचा ज्वालामुखी वो कोटापैक्सी ज्वालामुखी है, जो कहाँ है, इक्वाडोर में। याद रखिए, जो कि कहाँ है, इक्वाडोर में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 5,978 मीटर या फिर 19,613 फीट। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों जो हमारा दूसरा पॉइंट है जो हमने बताया था
कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, ये तो हो गया कि सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। अब आते हैं सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा ज्वालामुखी, तो वो है दोस्तों ओजस डेल सलाडो। कौन सा? ओजस डेल सलाडो जो ज्वालामुखी है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, जो कहाँ? एंडीज पर्वतमाला में। जो एंडीज पर्वतमाला है कहाँ पर है ये? अर्जेंटीना और जो चिली देश है उसकी सीमा रेखा पर पड़ता है। उन दोनों की जो सीमा रेखा है उस पर पड़ती है एंडीज पर्वतमाला। उसमें जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो वो पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, कि अगर चाहे क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी या सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, दोनों ही एंडीज पर्वतमाला में है। ठीक है, बस दोनों ही एंडीज पर्वतमाला पर है। जो सक्रिय ज्वालामुखी उसका नाम है ओजस डेल सलाडो, और जो शांत ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? एकांका गुआ। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6960 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपसे बनेंगे, आप इन पर गौर करेंगे और अगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच।